ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें वन्य जीव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। वन्य जीवों में हमने वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को पढ़ लिया। इसके बाद में हमने जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु, जिसमें से हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की थी। इसकी पहली क्लास में हमने किसकी चर्चा की थी? राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की थी। 3+2 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें वर्तमान में 2 नए जुड़े, उनकी चर्चा हमने इससे पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम 25 वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। इन 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों को सबसे पहले यहाँ से प्रश्न किस तरीके के आते हैं उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य में हम जो 25 की चर्चा करें, वहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछने का तरीका यह है कि एक तरफ हमारे पास क्या आएंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य आएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, और इस तरफ आएंगे जिले, और पूछा जाएगा निम्न में से असंगत है या फिर पूछा जाए संगत है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हम एक देख लेते हैं उदाहरण। हमारे पास सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। हमारे पास ऑप्शन हमारे पास इसका दे दिया, जैसे यहां पर जयपुर। नेक्स्ट की बात करें, दे दिया जैसे बंद बारेठा, इसका दे दिया भरतपुर। 100 ऑप्शन केला देवी, उसका ऑप्शन दे दिया करौली। और द ऑप्शन रावली, टाड़गढ़, और इसमें ऑप्शन एक ही जिला लिखा है। ऐसे 3 जिलों में फैला हुआ, लेकिन मुख्य जिला अजमेर है, तो अजमेर लिख दिया। अब हमसे पूछा गया है निम्न में से असंगत है। तो प्रश्न में यहां पर असंगत कौन सा हुआ हमारे पास? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य पूछे तो वो कहां पर है? सवाई माधोपुर में। जबकि सवाई मानसिंह जंतु वाले पूछा जाए तो वो कहां पर है? जयपुर में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो वहां पर हम प्रश्न क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य तो कहां पर है? ये सवाई माधोपुर में है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था? यहां पर क्या होना चाहिए था? सवाई माधोपुर। जबकि सवाई मानसिंह जंतु वाले दिया जाए वो कहां पर है? जयपुर में। तो यहां पर ऑप्शन उत्तर कौन सा हो जाता? अ। इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं, या फिर सूची अ को सूची ब से सुमेलित किए हुए नीचे कूट का उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ अब बस यहाँ पर लिखा होगा A B C D, यहाँ पर लिखे होंगे जयपुर की जगह सवाई माधोपुर लिखा होगा 1 2 3 4, और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ से ये हटा देते हैं। अब ऑप्शन होंगे अ ऑप्शन दिया होगा, जहाँ पर दिया इस प्रकार लिखे होंगे A B C D, और यहाँ पर जैसे अ ऑप्शन लिखा हो उसका लिखा होगा 2 1 3 4, ब में लिखा होगा 1 3 2 4। अब इनमें से उत्तर ढूंढना होगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो हमारे पास उस तरीके का प्रश्न, दूसरा इस तरीके का सूची अ को सूची ब से सुमेलित करके नीचे कोट का उत्तर दीजिए। या फिर प्रश्न पूछा जाएगा इनमें पाए जाने वाले मुख्य जीवों के बारे में। हमसे पूछा जाए जैसे उड़न गिलहरी का संबंध निम्न में से किस अभ्यारण्य से है? सारस का संबंध या साइबेरियन क्रेन का संबंध किस अभ्यारण्य से है? काले हिरण या चिंकारा का संबंध किस अभ्यारण्य से है? बड़बड़ पक्षी का संबंध किस अभ्यारण्य से? यानी कि पशु पक्षी जो विशेष किसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, उनके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे। पहला हमने अभी ऑप्शन बनाया था कि जिले और अभ्यारण्य, उसकी अब भी चर्चा करते हैं कि उनका जवाब किस प्रकार देना है। तो हम अब चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। और यह कितने हैं वर्तमान में? 25।
वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। 25 वन्यजीव अभयारण्य। अभी हम मानचित्र में सबको देख लेते हैं जिले वाइज। आपने जिले तो याद कर ही लिए होंगे, हमने जब से क्लास प्रारंभ की है तभी आपसे बोल दिया था कि जिले आपको याद करने हैं, क्योंकि यह जिले आपको बहुत क्या करेंगे, सहायता करेंगे। यह हमने पहले ही कह दिया था कि जिले बहुत मदद करेंगे आपको आगे अध्ययन में। तो जिले आपको पता है तो बहुत इजी रहेगा इनको याद करना। हम दक्षिण से चलते हैं, 2500 वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। कितने जीव अभयारण्य हमारे पास? 25 वन्यजीव अभयारण्य, उनकी चर्चा करते हैं। हम नीचे से चलते हैं। नीचे देखिए, हम बांसवाड़ा डूंगरपुर में कोई वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, लेकिन एक वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पर प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सीता माता अभयारण्य। तो सीता माता अभयारण्य, और यह किस जिले में हमारे पास? प्रतापगढ़ में। इसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, महुआ के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है, यहाँ पर लव कुश कुंड या लव कुश झरना स्थित है, यहाँ सीता माता वाल्मीकि आश्रम स्थित है, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ेंगे। उड़न गिलहरी को क्या कहा जाता है, कब मिलती है, सब कुछ पढ़ेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेड फ्लाइंग स्क्वायरल नाम है इसका। इसको स्थानीय भाषा में मशोबा कहा जाता है। विशेषता बाद में पढ़ेंगे। हम अभी कौन सा जवाब पढ़ रहे हैं? हमें जिले और एक तरफ अभयारण्य वाला अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसको हम पहला सोल्व करने का तरीका देख रहे हैं। नेक्स्ट देखें हम इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में हमारे पास दो हैं, बस्सी और नेक्स्ट है हमारे पास भैंसरोड़गढ़। भैंसरोड़गढ़, ये दोनों हमारे पास कहाँ पर है, किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। तो हमने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट बस्सी व भैंसरोड़गढ़, ये दोनों कहां पर है? हमारे पास चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट बात करें इनकी विशेषताएं, आगे हम एक एक की चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अभी जिले आप देख लें। नेक्स्ट इस तरफ की बात करें, उदयपुर की बात करें। उदयपुर में देखें यहाँ पर सबसे पहला देखें जयसमंद। दक्षिण से थोड़ा उत्तर की ओर चले, जयसमंद। जयसमंद के बाद में है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के बाद में है फुलवारी की नाल। सबसे सर्वाधिक जो अभयारण्य है वो कहां पर है? उदयपुर में, फुलवारी की नाल। ये तीनों तो यहां पर है। इसके बाद शुरू हो जाता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है उदयपुर प्लस राजसमंद प्लस पाली, और ये सभी कहां पर हैं? उदयपुर में। तो इस प्रकार हमने उदयपुर के देखे जयसमंद, सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, और कुंभलगढ़ उदयपुर में भी है, राजसमंद में हो और पाली में है। आगे चलते हैं हम, यहीं पर आगे देख लेते हैं। इसी के ऊपर एक और अभयारण्य है रावली टाड़गढ़। रावली टौड़गढ़, और ये रावली टौड़गढ़ देखें, एक तरफ हमारे पास कौन है? यहां पर देखें पाली है, एक तरफ राजसमंद, और ऊपर की ओर कौन है? अजमेर। हम देखेंगे इसकी विशेषता, ये 3 संभागों में फैला हुआ है। कौन कौन से 3 संभाग? उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग में फैला हुआ। 3 संभागों में फैला हुआ अभयारण्य कौन सा है? तो रावली टौड़गढ़। 2 संभागों में फैला हुआ कौन सा है? तो कौन सा है? हमारे पास कुंभलगढ़, यह जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग में। मेवाड़ मारवाड़ के मध्य कौन सा फैला हुआ? इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उन सब की चर्चा करेंगे। तो हमने देखा रावली टाड़गढ़। इस तरफ देखते हैं तो हमारे पास माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य, और कहां पर है माउंट आबू अभयारण्य? सिरोही में। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में। तो हम माउंट आबू अभयारण्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह सिरोही में। इसके बाद इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। 2009 में यहां पर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। जून 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दी गई। ग्रीन मुनिया यूपेलिक्स्ट, यहाँ पर क्या पाई जाती है? चिपकली पाई जाती है। यहाँ पर कारा वनस्पति विषैली घास पाई जाती है। हम आगे पढ़ेंगे टिकिल पटेरा अबुनस वनस्पति जो विश्व में एकमात्र यहाँ मिलती है। जंगली मुर्गे के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अभी याद रखना आपको, माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में। तो हमने यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में देख लिया। इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय मरुद्यान, तो हम पढ़ ही चुके हैं सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ताल छापर चूरू में। ताल छापर, और ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में। एक काले हिरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गजनेर। ये गजनेर कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़बड़ पक्षी पाया जाता है। इंपीरियल सैंड ग्राउंड, जिसे कहते हैं रेत का तीतर, ये पाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर मरुधरा
जैविक उद्यान प्रस्तावित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैविक उद्यान हमारे पास 3 हैं, 2 प्रस्तावित हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये गजनेर में क्या प्रस्तावित है, यहाँ पर गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ में यहाँ पर मरुधरा जैविक उद्यान प्रस्तावित है और बड़े बड़े पक्षी के लिए जाना जाता है। तो गजनेर देख लिया हमने, गजनेर कहाँ पर है हमारे पास, बीकानेर में। ताल छापर कहाँ पर है, चूरू में। नेक्स्ट देखें हम जयपुर में, देखें जयपुर में हमारे पास है जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ और नाहरगढ़, ये दोनों ही हमारे पास कहाँ, किस इसका संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। तो जयपुर में 2 हो गए हमारे पास, जमवा रामगढ़ और नाहरगढ़। नाहरगढ़ भी क्या है, जैविक उद्यान है। हम क्रम से कौन सा सबसे पहले है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा, इसकी चर्चा करेंगे, किताबों में कंफ्यूजन है। सबसे पहला हमारे पास हम देखेंगे, जैविक उद्यानों की बात कर रहे हैं, सबसे पहला जैविक उद्यान हमारा राजस्थान का कौन सा है, 2015 अप्रैल 2015 में किसको बनाया गया है, सज्जनगढ़ को बनाया गया है। जनवरी 2016 में किसको बनाया गया है, माचिया सफारी को जोधपुर में। और तीसरा किसको बनाया गया, नाहरगढ़ को, जयपुर में। बहुत सारी किताबों में नाहरगढ़ पहला दे रखा है, जबकि पहला कौन सा है, सज्जनगढ़। तो हम डेट वाइज क्लियर करेंगे। 3 तो हमारे पास हैं और 2 प्रस्तावित हैं, एक गजनेर जिसको मरुधरा के नाम से जाना जाएगा और एक अभेड़ा कोटा में। तो हम सबकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी हम देख रहे थे जमवा रामगढ़ और नाहरगढ़, ये हमारे पास दोनों ही का संबंध कहाँ से है, जयपुर से। अब इस तरफ चलते हैं कोटा में। देखिए कोटा में है जवाहर अभ्यारण्य, यह घड़ियाल अभ्यारण्य, जवाहर घड़ियाल अभ्यारण्य। और कहाँ पर है यह, कोटा, और थोड़ा सा भाग इसका चित्तौड़गढ़ में, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर है यह, कोटा में है। कोटा में ही दूसरा है जो दर्रा अभ्यारण्य का लगभग 83, जो हमने मुकुंदरा अभ्यारण्य पढ़ा है वही दर्रा अभ्यारण्य था। इसका शेष बचा हुआ 83 वर्ग किलोमीटर है, उसको दर्रा अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दर्रा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, कोटा में। तो जवाहर अभ्यारण्य और दर्रा अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक अभ्यारण्य ऐसा है जो अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है। तो हम आगे देखते हैं जवाहर अभ्यारण्य के बाद में नेक्स्ट अभ्यारण्य है जो कोटा से होते हुए चंबल नदी में बना हुआ नेक्स्ट जलीय अभ्यारण्य। एक जवाहर अभ्यारण्य जलीय अभ्यारण्य, राज्य का दूसरा जलीय अभ्यारण्य जो अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य। अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य मतलब 3 राज्यों के बीच में है। 3 राज्य, वही चंबल नदी, 3 राज्य हमने अपवातंत्र में पढ़ा था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इन 3 राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। यह 3 राज्यों के मध्य एक राज्य का एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है। इसका नाम राष्ट्रीय है, लेकिन यह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे प्राप्त नहीं है। यह घड़ियालों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गांगेसूस डॉल्फिन पाई जाती है। तो हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है जिसका नाम है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। और यह चंबल नदी में ही पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में जल है वो ऊंचाई से गिरता है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिला शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए जिले कौन कौन से हैं, कोटा है, कोटा के बाद में है बूंदी है, बूंदी के बाद में हमारे पास नेक्स्ट जिला है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में नेक्स्ट जिला है करौली, और करौली के बाद में हमारे पास जिला है धौलपुर। तो इस प्रकार इन जिलों में है और यह अंतर्राज्यीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी चर्चा हम जब डीप पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी हम जिलों से संबंध देख रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हो गया राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट अभ्यारण्य की बात करते हैं, इस तरफ 12 जिला है। 12 जिले में देखें शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। परवन नदी यहीं से गुजरती है। यहाँ पर विषैले सर्प पाए जाते हैं। कहाँ पर, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर है, वन्यजीव अभ्यारण्य 12 में। तो नेक्स्ट हमने देखा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और कहाँ पर है यह, 12 जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रामगढ़ विषधारी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी की बात करें, यह बूंदी में है। इसकी भी चर्चा करेंगे हम, रामगढ़ विषधारी की। यहाँ पर बाघों के अतिरिक्त बाघ पाए जाते हैं। बाघ परियोजनाओं के अतिरिक्त बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, रामगढ़ विषधारी में। यहाँ इसको कहा जाता है बाघों का जच्चा घर। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जिले, तो यहाँ पर है रामगढ़ विषधारी, कहाँ पर है, बूंदी में। और आगे देखते हैं हम करौली में। करौली में हमारे पास है केला देवी।
केला देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? करौली में। इसके नीचे एक और हमारे पास है सवाई मानसिंह, जिसकी स्टार्ट में हमने चर्चा की थी प्रश्न के माध्यम से। सवाई मानसिंह कहाँ पर है हमारे पास? सवाई मानसिंह अभयारण्य है, वो कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। सवाई मानसिंह कहाँ पर है हमारे पास? सवाई माधोपुर में। तो हम सवाई मानसिंह देख लेते हैं, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट अभयारण्यों की चर्चा करते हैं धौलपुर में। धौलपुर में हमारे पास 3 वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पर 3 वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, वन विहार, इसकी भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है धौलपुर में वन विहार, रामसागर और कनक विहार या कनक सागर, ये कहां पर हैं? तीनों ही धौलपुर जिले में। वन विहार, रामसागर व कनक विहार या कनक सागर कहां पर है? धौलपुर जिले में। तो यहां पर हमने नेक्स्ट कौन से जिले की बात की? धौलपुर के वन्यजीव अभयारण्यों की चर्चा की। नेक्स्ट देखें भरतपुर में देखें बंदबारेठा। हम 25 की चर्चा कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय उद्यान का मैप इससे पहले वाले में बना चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिए। बाकी के हमने जो पढ़ लिए हैं उनके बारे में हम नहीं देख रहे हैं। 5 हमने देख लिए हैं, तो हम राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल वन्यजीव अभयारण्य की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर जो बच गया था हमारे पास वो है बंदबारेठा, बंदबारेठा, जबकि केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य हम पढ़ चुके हैं, तो इसको यहाँ पर हम वापस नहीं बना रहे। बंदबारेठा कहाँ पर है हमारे पास? भरतपुर में। नेक्स्ट देखें सरिस्का अ की बात कर रहे हैं, जो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, मात्र 3 किलोमीटर में फैला हुआ। सरिस्का अ, यह सरिस्का अ कहां पर है? अलवर में। सरिस्का अ अलवर में। तो इस तरह हम राज्य के मुख्य क्या, राज्य के सभी वन्यजीव अभयारण्यों की चर्चा की। 25 वन्यजीव अभयारण्य गिन लेते हैं हम, 25 अभयारण्य होने चाहिए हमारे पास। 1 2 3 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 20 21 के बाद में है 22 23 24 25। हमने कहा था हमारे पास कितने वन्यजीव अभयारण्य? 25, जिसका हमने प्रारंभ में बात की थी, क्लास शुरू की तभी, कि कितने वन्यजीव अभयारण्य? 25 वन्यजीव अभयारण्य। एक एक की हम पूरी चर्चा करेंगे इनके बारे में, अंदर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमसे जो प्रश्न पूछे जाएगा उस किसका, कौन सा प्रश्न? जिसके उदाहरण मैंने सबसे पहले दिया था क्लास प्रारंभ करने से पहले, कि एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य होंगे और एक तरफ जिले होंगे। सुमेलित कीजिए या असंगत छाटिए या संगत छाटिए, उस तरीके का प्रश्न आएगा, वो आप इस मानचित्र के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास मानचित्र आपके सामने है तो इसको आप मानचित्र में एक एक करके बना लें। जिले आपने भर लिए होंगे, अगर आप प्रारंभ से क्लासेस देख रहे हैं तो निश्चित आपने जिले आपको याद हो गए होंगे अब तक, तो आप इनको जिलों में बना लें, तो निश्चित आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी प्रश्न बना सकता है, इनको अटैच कर दे, किससे? स्थिति विस्तार से अटैच कर दे। वो ये जानना चाहे कि आपको जिलों का क्रम पता है नहीं, आपको 4 वन्यजीव अभयारण्य दे दे और दे दे राज्य में वन्यजीव अभयारण्य का क्रम उत्तर से दक्षिण निम्न में से कौन सा सही है, ऐसा दे दे, और अभयारण्य दे दे, वहां पर एक ताल छापर वाला दे दे और बीच में दे दे और एक उधर से दे दे, और आपको इस तरह का प्रश्न पूछ ले कि राज्य में वन्यजीव अभयारण्य उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है या पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है, तब क्या करेंगे? तो हमें वहां पर राजस्थान की स्थिति पता होनी चाहिए। वहां पर एक प्रश्न इनको लेकर नहीं है, वो राजस्थान के जिलों को लेकर। एक तो हमें यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न हो जाते हैं। एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जिले कौन से हैं, कौन सा जिला, कौन से जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य, वो भी पता होना चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जिले
पूर्व से पश्चिम कौन से क्रम सही है और उत्तर से दक्षिण कौन से क्रम है। तो वो एक प्रश्न से, क्योंकि आजकल पैटर्न ऐसा चलता है, तो वो एक प्रश्न से दो दो चीज़ें जान लेगा। इससे ये क्या क्या जान लेगा, एक तो हमें राजस्थान की स्थिति के जिले जान लेगा, दूसरा इससे यहाँ पर उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, उसको अभ्यारण्य प्लस जिले भी हो जाएंगे। तो एक प्रश्न से दो वाला भी ट्रेंड चल रहा है कि एक प्रश्न से कैसे अधिक से अधिक मैं इनसे प्राप्त कर लूँ। तो इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको स्थिति पता होनी चाहिए जिलों की। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, क्लास जब प्रारंभ करी थी, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया तभी कहा था कि हमारा 50% काम मानचित्र से ही हो जाता है। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई कठिन नहीं है, बस बी प्रैक्टिकल। अगर यदि तुम्हें, हमने जैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी शुरू की, यदि आपको जिले और जिलों के साथ साथ में संभाग पता है तो निश्चित आप बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर संभाग कैसे मदद करेंगे, आपसे पूछ लिया कि उदयपुर व जोधपुर संभाग या 2 संभागों में स्थित अभ्यारण्य है, या फिर पूछ लिया 3 संभागों में स्थित अभ्यारण्य है, तब आपके लिए ये चीज़ आसान रहेगी यदि आपने क्या पढ़ रखा है, संभाग पहले से कंठस्थ कर रखे हैं। तो निश्चित यदि नहीं कर रहे हैं तो अभी भी समय है, अब वीडियो हमारे YouTube पर अवेलेबल है, आप फर्स्ट से वीडियो वापस से क्रम से पढ़ना शुरू करें। निश्चित क्रम से सिलेबस टू सिलेबस पढ़ेंगे तो निश्चित सफल होंगे। बीच में एक वीडियो देख लिया और आप सोचे कि ये याद हो जाए, तो नहीं होना। अब क्रम से पढ़ेंगे, निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे, और मानचित्र के साथ प्राप्त पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको फायदा पहुंचेगा। हमारा 50% काम मानचित्र से है। यदि मानचित्रों का ज्ञान आपको बराबर है, जिलों का ज्ञान बराबर है, तो आप निश्चित बहुत अच्छी तरीके से कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम इनके विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।